वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 12 का टॉपिक है आफ्टर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पिछले टॉपिक के अंदर स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो कैपेसिटर की प्लेट्स होती हैं उन पर चार्ज की डिपोजिशन कैसे होती है। फिर हमने देखा कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के अंदर एनर्जी जो है वो कैसे स्टोर होती है। फिर उसके बाद आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर चार्जिंग जो है वो कैसे होती है और उसको डिस्चार्ज कैसे किया जाता है। जैसा कि आपने आम जो बैटरीज वगैरह देखी होंगी उनमें चार्जिंग का प्रोसेस और डिस्चार्जिंग का प्रोसेस देखेंगे कि वो कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि बेसिकली जो हमारे बुक के अंदर जो है टॉपिक दिया गया है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, ये 2 नंबर का मोस्टली जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आपने चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की जो है हमने थोड़ी सी जो है ब्रीफली उसको डिफाइन करना होता है और उसके अंदर हम एक इक्वेशन ऑफ चार्जिंग और इक्वेशन ऑफ डिस्चार्जिंग लिखते हैं। और इसी के साथ स्टूडेंट एक 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर आता है टाइम कांस्टेंट का, कि टाइम कांस्टेंट जो है वो हमारे पास क्या होता है। अब यहाँ पर इस दफ़ा क्योंकि मोस्टली ऐसा हुआ है कि पिछली दफ़ा हमारे पास जो है पिछले सेशन के अंदर इस तरह हुआ कि अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो उठा लिए जाते हैं बोर्ड की तरफ से, लेकिन जो स्टूडेंट्स अच्छा स्टूडेंट है उसने हर हवाले से बुक को प्रिपेयर करना होता है। कोई भी कसर हमारी जो है वो पेपर के अंदर रहनी नहीं चाहिए। अब हम इसी को प्रिपेयर करने के लिए जा रहे हैं कि एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर अगर आप करेंगे तो मैंने आपको बताया कि आप उसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को लिखेंगे कि क्या होती है, और इसी तरह चार्जिंग की इक्वेशन को लिखेंगे, डिस्चार्जिंग की इक्वेशन को लिखेंगे, उसका ग्राफ बनाएंगे, सर्किट डायग्राम बनाएंगे और साथ में आपने क्या है कि उसकी टाइम कांस्टेंट को लिख देना है। अब ये जो डेरिवेशन है स्टूडेंट्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर इसकी डेरिवेशन टोटली जो है वो पूछी जाती है, इसलिए हम उसको जो है आज एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, कि कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर चार्जिंग का प्रोसेस कैसे होता है। तो स्टूडेंट रिमेंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने इसमें ध्यान में रखना है कि जितने टाइम के अंदर चार्जिंग होगी उतने टाइम के अंदर ही डिस्चार्जिंग का प्रोसेस होगा। यानी अगर कोई बैटरी हमारे पास है जितनी देर में वो चार्ज होती है उतनी ही देर में वो डिस्चार्ज भी होगी। अब इसको छोटे से एग्जांपल के जरिए मैं आपको बताता चलूं कि अगर मेरे पास कोई एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर हम गैस को फिल करते हैं। एट इनिशियल स्टेट गैस पार्टिकल्स इसमें हमारे पास क्या है बहुत तेजी के साथ मूव करेंगे। यानी यहां से अगर मैं इनलेट वाल्व से गैस को इस फ्लास्क के अंदर या इस सिलेंडर के अंदर इन करवाता हूं, फिल करूंगा, तो इनिशियल स्टेट पे हमारे पास जो स्पीड ऑफ द गैस है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्टार्ट में जो कोलिजन का प्रोसेस है वो बहुत वीक होता है। कोलिजन बिटवीन दीज एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस विल बी वीक। यहाँ पर हमारे पास क्या है, कम कोलिजन होगी। कोलिजन जितनी कम होगी इट मींस प्रेशर की वैल्यू स्टार्ट में हमारे पास क्या है, कम होगी। जब प्रेशर कम होगा तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली हमारे पास जो स्पीड इसकी है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। अब यही चीज तो हमने फर्स्ट ईयर के अंदर जो बर्नौलीज इक्वेशन का रिलेशन पढ़ा था उसमें हमने बताई थी कि जहां पर हमारे पास प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होती है तो हमारे पास जो स्पीड की वैल्यू जो v है वो क्या होगी, कम होगी। अब देखिए इस चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं हम कि हमारे पास सबसे पहले इक्वेशन ऑफ चार्जिंग क्या है। चार्जिंग इक्वेशन हमारे पास होती है Q इज इक्वल टू Q0 1 माइनस e की पावर, हमारे पास क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e की पावर माइनस t ओवर आर सी। इसमें हमारे पास स्टूडेंट t हमारे पास क्या है, टाइम है, c कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर है, r इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सर्किट के अंदर मौजूद हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो है, और इसी तरह जो Q है, Q हमारे पास क्या है, चार्ज है, Q0 क्या है हमारे पास मैक्सिमम चार्ज है।
अब इस इक्वेशन की ये होगी फिजिकल सिग्निफिकेंस। अब इसी चीज को हमने अंडरस्टैंड करना है कि हमारे पास सर्किट के अंदर ये किस तरह से अटेन होता है। स्टूडेंट सर्किट के अंदर हमने तीन जो कंपोनेंट्स जो है वो इंपॉर्टेंट इसके अंदर डिस्कस करने। सबसे पहला कंपोनेंट हमारे पास क्या है, सेल है, बैटरी है, जिससे हमने पोटेंशियल या ईएमएफ जो है वो अप्लाई करना है। अब इसी तरह हमने इसके सेकंड टर्मिनल सर्किट के अंदर लगाया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कह सकते हैं आप, लोड कह सकते हैं, जो आपकी जो चार्जिंग है उसको कंज्यूम करेगा, जो उसकी जो कंजम्पशन है जिसके अंदर होगी, यानी चार्जिंग को कंज्यूम करने वाली डिवाइस। अब यहां पर ये रेजिस्टेंस लगा दी। और थर्ड चीज हमारे पास टर्मिनल जो सर्किट में मौजूद है वो है कैपेसिटर। अब ये कैपेसिटर की दो हमारे पास ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले इनिशियली आपने जैसा यहाँ पर एग्जांपल के अंदर मैंने बताया कि गैस के पार्टिकल पहले क्या है हमारे पास इनिशियली क्या होंगे, जीरो होंगे। इसी तरह चार्ज की वैल्यू स्टार्ट में हमारे पास क्या होगी, जीरो होगी। आहिस्ता आहिस्ता आफ्टर टाइम टी पास होने के बाद यहां से हम पोटेंशियल की वैल्यू को अप्लाई करते जाएंगे, चार्ज जो है वो प्लेट के ऊपर डिपॉजिट होते चले जाएंगे। अब इसी तरह देखें इन स्टार्ट हमने देखा कि स्टार्ट में हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, जीरो है। जब पोटेंशियल की वैल्यू स्टूडेंट्स जीरो है देन चार्ज भी क्या होगा, जीरो होगा। अब इसी तरह आफ्टर टाइम टी, कुछ टाइम पास करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल है वो क्या है, E हो जाएगी। यानी यहां से हमने पोटेंशियल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जा रहे हैं, अप्लाई करते जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड रूल। स्टूडेंट्स ये हमारे पास किरचॉफ सेकंड रूल नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हमारे पास टॉपिक आएगा, लेकिन इसका जो रूल है वो मैं आपको थोड़ा सा हिंट जो कि हम यूटिलाइज करेंगे वो बताता चलूं कि किरचॉफ सेकंड रूल, किरचॉफ साइंटिस्ट है जिसका जो सेकंड रूल है वो ये कहता है कि किसी भी सर्किट के अंदर किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल का सम है, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, यानी अगर ये मैं पॉइंट कंसीडर करूं, ये एक पॉइंट है, तो किरचॉफ सेकंड रूल ये कहता है इस पॉइंट पर सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस इज इक्वल टू जीरो। सो इस सर्किट के अंदर हम कहेंगे कि जितने भी पोटेंशियल हमारे पास मौजूद हैं, सब टर्मिनल्स का पोटेंशियल वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। ये किरचॉफ सेकंड रूल। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड रूल एट एनी इंस्टेंट सम ऑफ ऑल पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो। सो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड रूल हम राइट करते हैं इक्वेशन को। सबसे पहला हमारे पास स्टूडेंट्स कौन सा पोटेंशियल आ रहा है, ये जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है वो पास आउट कर रहा है। अब यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर के। सो V इज इक्वल टू आई आर हमारे पास सबसे पहला आ गया, आई आर पोटेंशियल। और यहां पर ये स्टूडेंट हमारे पास सेकंड पोटेंशियल है, ये सेकंड पोटेंशियल आ गया। अब ये पोटेंशियल क्या है, ये हमारे पास कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, और वो हमारे पास क्या होता है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन Q इज इक्वल टू CV, द इक्वेशन ऑफ कैपेसिटर। इसमें हम अगर V की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो वो क्या होता है, Q ओवर C हो जाएगा। अब ये पोटेंशियल आ गया इस कैपेसिटर के अक्रॉस, इस पोटेंशियल को हमने अप्लाई किया सेकंड वन, ये टू पोटेंशियल, और थर्ड पोटेंशियल स्टूडेंट्स क्योंकि हमारे पास बैटरी की तरफ आ जाएगा, इस तरह से हमारे पास जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आगे टर्मिनल कौन सा है, नेगेटिव आ गया। तो हम इस जो सेल का पोटेंशियल है उसको नेगेटिव साइन के अंदर लेंगे, तो नेगेटिव EMF इज इक्वल टू जीरो, यानी सम ऑफ ऑल पोटेंशियल इज इक्वल टू इन अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू जीरो। अब इसी तरह हमने यहां पर क्या किया स्टूडेंट्स, एज यू नो द फ्लो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। करंट को डिफाइन करते हैं हम ऐसे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। सो dq ओवर dt हमारे पास क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो I की जगह पे, करंट की जगह पे क्या प्लेस कर दिया हमने, dq ओवर dt, साथ में रेजिस्टेंस वैसे ही आ गई, सारे टर्मिनल हमने
सारे जो एक्सप्रेशन है वैसे लिखेंगे। अब इसके बाद स्टूडेंट्स ये जो फैक्टर है हम e की वैल्यू को और ये q ओवर c इन दोनों वैल्यूज को इक्वल की राइट साइड पे ले जाएंगे। अब जैसे ही इक्वल की राइट साइड पे लेके जाएंगे तो वैल्यू ऑफ द साइन ऑफ द वैल्यू विल बी चेंज, नेगेटिव कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव एंड पॉजिटिव कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव। सो द इक्वेशन विल बी, यहां पे नेगेटिव साइन इधर आके पॉजिटिव हो गया और पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव हो गया। अब स्टूडेंट्स यहां पर देख सकते हैं कि हम इसका जो सॉल्यूशन निकालने के लिए इसका एलसीएम जो है वो ले सकते हैं। तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास इक्वेशन आ गई dq ओवर dt r इज इक्वल टू ce माइनस q ओवर c आ जाएगा। अब इसी तरह dq ओवर, अब ये जो हमारे पास स्टूडेंट्स एक्सप्रेशन है इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कह सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी में इनकी जो प्लेस है उसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। सो ce माइनस क्यू को हम dq की जगह पे ले आए और इसी तरह ये जो हमारे पास वैल्यू इधर आ जाएगी dq ओवर क्या बन जाएगा ce माइनस क्यू और dt चला जाएगा इसकी जगह पे। dt ओवर क्या है c था, हम इस r को भी इधर ले आए क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आके इक्वेशन की दूसरी साइड पे वो डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई dq ओवर ce माइनस q इज इक्वल टू dt ओवर rc। अब नेक्स्ट देखें, इसी इक्वेशन को लेकर हम इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स आपने सिंपल जो है वो पढ़ी हुई है कि हमारे पास इंटीग्रेशन लेंगे इसकी, तो इंटीग्रेशन अप्लाई दोनों तरफ हमने की। अब यहां पर क्योंकि चार्ज q है तो विद रिस्पेक्ट टू q हम इंटीग्रेट करेंगे 0 टू q, 0 से q तक। पहले हमारे पास जो वैल्यू है 0, जब टाइम 0 था तो चार्जिंग भी 0 थी, जब टाइम t हो गया तो चार्जिंग की वैल्यू हमारे पास q हो गई। अब इसी तरह स्टूडेंट्स हमने जब इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई की तो अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन रूल हमारे पास नीचे क्या है, नीचे हमारे पास चार्ज q, इसका अगर इंटीग्रेशन निकाले तो -1 बनती है जो कि ऊपर वाली साइड पे हमारे पास 1 जो है मौजूद है, तो माइनस हम अपनी तरफ से अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका मतलब q की इंटीग्रेशन 1 हो गई, 1 ऊपर मौजूद है तो हम कहेंगे जब इंटीग्रेशन डिनोमिनेटर की आपके पास ऊपर न्यूमिनेटर में पड़ी हो तो हम उसको नेचुरल लॉ की फॉर्म में नीचे वाली टर्म को लिख लेते हैं। तो यहां से हमने इसको नेचुरल लॉ की फॉर्म में लिख लिया और ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या था, कांस्टेंट। अब जब हमने इस पे नेगेटिव अप्लाई कर दिया क्योंकि यहाँ पर क्या है नेगेटिव है तो हमने नेगेटिव 1 ऊपर होना चाहिए था, अब ऊपर 1 है, हमें चाहिए -1, तो -1 के लिए हमने क्या किया, इसको माइनस यहाँ पर अप्लाई कर दिया। सो हियर 1 ओवर RC सेपरेट कर लिया और ये हमारे पास क्या है 1 की इंटीग्रेशन क्या आ गई स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1 रह जाएगा, 1 ओवर RC सेपरेट कर लिया क्योंकि कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले आए और हमारे पास रह गया 1, यहाँ पे 1 रह गया। इस 1 की जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू t आ जाएगी। अब नेक्स्ट देखें, हम नेक्स्ट ये जो माइनस फैक्टर है ये माइनस फैक्टर हम इक्वल के जिस मर्जी साइड पे लगा सकते हैं, तो ये हमारे पास नेगेटिव साइन हमने t ओवर RC के साथ लगा दिया, ये इक्वेशन t ओवर RC आ गया। और इसी तरह स्टूडेंट्स आफ्टर दिस वी विल अप्लाई द एंटी लॉग ऑन दिस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन का हम एंटी लॉग लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं एंटी लॉग का ये रूल होता है, जब भी किसी लॉग वाली हम टर्म पे एंटी लॉग अप्लाई करते हैं तो हमारे पास लॉग क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है और जो टर्म बचती है वो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में चली जाती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने एंटी लॉग अप्लाई किया तो ये लॉग खत्म हो गया और ये जो टर्म है ये हमारे पास जो है एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में चली गई। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ये हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई CE हमारे पास इस तरफ चला जाएगा E के साथ और ये टर्म इधर हमारे पास रिमेनिंग है।
अब स्टूडेंट्स ये जो नेगेटिव चार्ज है हमने इसको पॉजिटिव बनाना है, तो नेगेटिव चार्ज को इधर वाली साइड पे ले जाएंगे, राइट साइड पे, और ये सारी टर्म को उठा के इस तरफ ले आएंगे। ये पॉजिटिव थी, दूसरी साइड पे आके नेगेटिव हो गई। अब स्टूडेंट्स देख रहे हैं आप दोनों टर्म्स में से CE जो है ये हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो CE में से एक कॉमन ले लिया, तो रिमेनिंग हमारे पास इक्वेशन 1, यहाँ पे 1 रह गया, और माइनस हमारे पास e की पावर माइनस t ओवर RC आ गई। अब ये जो Q इज इक्वल टू स्टूडेंट CE हमारे पास क्या है, हमने देखा था कि जो हमारे पास Q इज इक्वल टू होता है CV के, बट इस सर्किट के अकॉर्डिंग यहाँ पर पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं। ड्यू टू दिस पोटेंशियल ये जो हमारे पास वैल्यू है ये क्या हो जाती है EMF, तो सो हम कहेंगे कि यहाँ पर Q इज इक्वल टू CE, और यहां से स्टूडेंट्स हमारे पास जो CE की वैल्यू क्या आ गई Q। अब ये Q हमारे पास क्या है, CE की जगह पे आ गया, CE जगह पे हमारे पास Q क्या है, कैपेसिटेंस। आपने यहाँ पर इसकी जो चार्जिंग है वो मुकम्मल होगी, वो क्या है Q नॉट आ गई। सो Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस E रेज टू पावर माइनस T ओवर RC। ये हमने चार्जिंग की जो स्टूडेंट्स इक्वेशन कही थी वो हमने ड्राइव कर ली। अब इसी चीज को हमने एनालाइज करना है कि वाकई ये जो इक्वेशन है इसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल इंपॉर्टेंस है, या इसको हम वेरीफाई करेंगे, प्रूव करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने इसका पहले ग्राफ देख लेते हैं। अब ग्राफ के अंदर आप देख रहे हैं विद द इंक्रीज ऑफ टाइम द चार्जिंग इज आल्सो इंक्रीज, बट एट अ सर्टेन पॉइंट द वैल्यू ऑफ V इज इक्वल टू Q। जब हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, पहले पोटेंशियल था, पहले इनिशियली पोटेंशियल था हमारे पास 0, देन V की वैल्यू क्या होगी E होगी। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू और चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। यानी देख रहे हैं आप यहाँ पर स्टार्ट में इंक्रीज हो रही है चार्ज भी, टाइम भी, बट एट सर्टेन टाइम यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू ऑफ चार्ज और पोटेंशियल क्या हो गया, इक्वल हो गया। देन स्टूडेंट्स चार्जिंग जो है वो बढ़ना, इंक्रीज करना बंद हो जाएगी। अब इसी तरह देखिए इसी इक्वेशन को हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर हमारे पास जो इक्वेशन थी Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस E रेज टू पावर माइनस T ओवर RC। अब ये माइनस साइन को हम खत्म करने के लिए इसको नीचे डिनोमिनेटर में ले आते हैं, तो हमने इसको पॉजिटिव बनाने के लिए डिनोमिनेटर में ले आए। अब देखते हैं इस इक्वेशन के जरिए हम प्रूव करते हैं रियलिटी कि हमारे पास क्या इसकी सिग्निफिकेंस बनेगी। इन दिस इनिशियल स्टेट व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0 देन Q इज इक्वल टू, जब हमारे पास टाइम की वैल्यू 0 थी तो Q इज इक्वल टू CE 1 माइनस E की पावर हमने T की जगह पे क्या बुक कर दिया, हमारे पास प्लेस किया 0, तो E की पावर स्टूडेंट 0 जो है वो E की पावर 0 हमारे पास होता है 1 के। अब 1 ओवर 1, और जब इसको प्लेस करेंगे तो Q इज इक्वल टू CE इंटू 1 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 0 इंटू CE, तो चार्जिंग क्या होगी 0। सो यहाँ पर हमने प्रूव किया कि जब हमारे पास टाइम की वैल्यू 0 थी देन हमारे पास चार्ज की वैल्यू क्या होगी 0 हो गई। अगर हम टाइम को अब इंक्रीज करते हैं, कितना इंक्रीज करना है, हम टाइम की वैल्यू RC कर देते हैं, यानी टाइम की वैल्यू RC कर दें, देन हमारे पास क्या सिचुएशन होगी चार्जिंग की, तो चार्ज जो हमारे पास है RC करेंगे, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास RC डिवाइडेड बाय RC, वो हमारे पास क्या है फैक्टर कट जाएगा, तो वैल्यू E रेज टू पावर 0 हमारे पास क्या आ गई। अब देखें यहां पर जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे E की पावर हमारे पास 1, यहां पर E की पावर क्या है 1 आ गई। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास इसको सॉल्व करने से वैल्यू बनती है 0.67। इसका मतलब है कि हमारे पास जो चार्जिंग हुई थी वो Q की वैल्यू अगर हम टाइम T पास करने के बाद T इज इक्वल टू RC, यानी टाइम RC पास करने के बाद
हमारे पास जो वैल्यू है चार्जिंग की वो 0.67 टू द मैक्सिमम चार्ज हो जाएगी। अब ये जो वैल्यू है ये हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू अटेन होगी। हाँ, अगर हम इंक्रीज करते हैं t की वैल्यू को, टाइम की वैल्यू हम करते हैं 2RC। सो टाइम की वैल्यू जो है इंक्रीज करने से जब हमने 2RC कर दिया, देन स्टूडेंट्स हमारे पास हमने देखा कि चार्जिंग की वैल्यू 0.86 ये वैल्यू टाइम्स टू द CE। तो इतनी वैल्यू यानी स्लाइटली जो है इसकी वैल्यू इंक्रीज हुई। इसी तरह अगर हम टाइम की वैल्यू 3RC करेंगे तो देन हमारे पास Q के अंदर स्मॉल इंक्रीज आता है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले एग्जांपल के अंदर बताया कि जब स्टार्ट में हमारे पास जो वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ गैस है, जो गैस हम फिल कर रहे हैं उसकी स्पीड ज्यादा होगी, लेकिन जैसे जैसे हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे उतनी गैस का प्रेशर कम होता चले जाएगा, यानी हमारे पास क्या है स्पीड ऑफ द गैस कम होती चले जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास पार्टिकल्स ज्यादा होने से जो कोलिजन्स बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स है वो भी बढ़ती चली जाती है। तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोलिजन्स जितनी बढ़ेगी अगले नेक्स्ट वाले पार्टिकल्स को आने के लिए यहाँ पर उतना ही डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगी। इसी तरह यानी इसका मतलब है आफ्टर टाइम पासिंग टाइम गुजरने के साथ साथ आपके पास जो वैल्यू है इसकी वो क्या है कम होना, चार्जिंग की वैल्यू यानी फिलअप होने की वैल्यू कम होती चली जाएगी। इसी चीज को हमने यहां पर प्रूव किया कि पहले हमारे पास वैल्यू क्या थी 0.67 CE, थोड़ा सा हमने आपके टाइम को इंक्रीज किया तो 86 हो गई। इसी तरह क्या है आपके पास हमारे पास जो Q की वैल्यू है आफ्टर टाइम 3RC स्लाइटली से इंक्रीज हुई, जो कि क्या शो कर रहा है कि हमें आहिस्ता आहिस्ता वैल्यू क्या है चार्जिंग की वो हमारे पास स्लो चार्जिंग होना शुरू होगी। अब इसी तरह इसको देखिए कि जब हमने अगर हम चाहते हैं स्टूडेंट्स एक चीज रिमेंबर कि कभी भी हमारे पास जो कोई भी कैपेसिटर है वो कंप्लीटली चार्ज नहीं हुआ, उसमें थोड़ी सी जो कमी है वो रहती है। उसकी रीजन क्या है स्टूडेंट? रिमेंबर MD-CAT के अंदर बहुत ही स्पेसिफिक जो है MCQs पूछा जाता है कि कब हमारे पास चार्जिंग की जो कैपेसिटर की चार्जिंग की वैल्यू जो है वो हमारे पास कंप्लीट हो जाती है। रिमेंबर चार्जिंग की वैल्यू देन हमारे पास जो है होगी कंप्लीट जब हम जो टाइम की वैल्यू है उसको इनफाइनाइट टाइम तक ले जाएंगे। अब टाइम की वैल्यू जब इनफाइनाइट करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास देन यहां पर t की वैल्यू क्या हमने इस इक्वेशन में पुट करेंगे इनफाइनाइट इसको क्या कर देगा 0 कर देगा और ये सारा फैक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर हमारे पास मैक्सिमम चार्जिंग में आएगा। लेकिन ये चीज इसकी रीजन क्या है कि हम इसको कर नहीं पाते क्योंकि टाइम को इनफाइनाइट तक लेके जाना बहुत डिफिकल्ट है। अब इसलिए हम कहते हैं कि ये बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, कभी भी आप कैपेसिटर को कंप्लीटली चार्ज नहीं कर सकते। अब इस चीज को हमने देखा, एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने अलग से इसको यहां पर मेंशन कर दिया कि जब हमने टाइम की वैल्यू RC की देन हमारे पास वैल्यू क्या है 0.67 टाइम्स टू द मैक्सिमम चार्ज, इतनी वैल्यू हमें अटेन हुई। तो जब हमारे पास टाइम की वैल्यू RC हो जाए और 0.67 टाइम्स टू द CE हो जाए तो ये जो हमारे पास टाइम है स्टूडेंट्स ये टाइम कहलाता है टाइम कांस्टेंट। तो ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसी चीज को हम डिस्कस कर रहे थे यहां पर कि जब हमने t की वैल्यू RC कर दी देन हमारे पास क्या है चार्जिंग की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं कि हमारे पास जैसे टाइम को इंक्रीज कर रहे हैं कि चार्जिंग जो है वो स्लो डाउन होती चली जा रही है। उसकी रीजन ऑब्वियसली हमने पीछे डिस्कस कर ली कि एक चार्ज आया उस डिपॉजिट हो गया, सेकंड चार्ज आया डिपॉजिट हो गया, थर्ड चार्ज आया, जितने चार्जेस बढ़ते जाएंगे उतनी इसको क्या है डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पहला चार्ज पॉजिटिव है, नेक्स्ट आने वाला चार्ज भी पॉजिटिव है, इट मींस दोनों के दरमियान क्या है रिपल्शन फेस करना पड़ेगी। यानी जितने चार्जेस ज्यादा होते चले जाएंगे उतनी रिपल्शन भी बढ़ती चली जाएगी और चार्जिंग का प्रोसेस हमारे पास
स्लो डाउन होता जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसी चीज को हमने यहाँ पर देखा कि टाइम की वैल्यू जब हमारे पास t इक्वल टू RC थी, हमारे पास चार्जिंग की वैल्यू कितनी 0.37 होगी। अब यहाँ तक हमने चार्जिंग का प्रोसेस देखा। अब हम बात करते हैं डिस्चार्जिंग की। अब हमने कैपेसिटर को चार्ज कर लिया है। एक चीज जैसा कि मैंने आपको पहले मेंशन कर दी कि जितने टाइम के अंदर कैपेसिटर चार्ज होगा उतने ही टाइम के अंदर हमारे पास डिस्चार्जिंग भी होगी। आपने बहुत से डेली लाइफ के अंदर देखा होगा, मोबाइल की बैटरी अगर आपके पास खराब हो जाए तो आप देखेंगे कि जितनी जल्दी में वो चार्ज हो रहा होता है उतनी जल्दी वो डिस्चार्ज भी हो रहा होता है। तो स्टूडेंट्स उसकी रीजन हम उसी को स्पेसिफाई कर रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आपने डिस्चार्जिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट रिमेंबर, यहाँ से हमने क्या है, जब चार्जिंग करनी थी तो पोटेंशियल अप्लाई किया क्योंकि हमें चार्जेस को प्लेट्स के ऊपर डिपॉजिट करवाना था। लेकिन जब हमने डिस्चार्जिंग करनी है देन हमें किसी पोटेंशियल की जरूरत, सेल या बैटरी की जरूरत नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जहां पर हमने इस सेल को जो यहाँ पर चार्जिंग के वक्त लगाया इसको रिमूव कर दिया क्योंकि अब हम उस चार्जिंग को कंज्यूम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लोड लगा दिया, रेजिस्टेंस लगा दी। अब चार्जिंग जो है वो सारी इसके अंदर क्या होगी, हमारे पास कंज्यूम होगी यानी जाया होगी। जब हम उसको इस्तेमाल कर लेंगे तो यानी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा कैपेसिटर। फॉर डिस्चार्जिंग वी नीड नो सेल फर्स्ट थिंग एंड अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स सेकंड लॉ एट एनी पॉइंट in the circuit the sum of all potential is equal to 0, जैसा कि पीछे हमने बात की। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो टर्मिनल है वो क्या आ गया, यहां से डिस्चार्जिंग शुरू होगी। तो हम कहते हैं कि जहां पर जो हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो क्या है, V is equal to C over Q, Q over C, V is equal to Q over C। सो यहां पर हमने पोटेंशियल ड्रॉप फर्स्ट का आ गया। देन पोटेंशियल कहां पे ड्रॉप हुआ, रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ V इज इक्वल टू IR, तो हमने यहां पर प्लेस किया इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स सेकंड लॉ। अब यहां पर देखें हमने वैल्यू जो है राइट साइड पे जाकर हमारे पास नेगेटिव होगी क्योंकि हमने इसकी डेरिवेटिव लेंगे और इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर Q ओवर C इज इक्वल टू माइनस करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। तो करंट की वैल्यू हमने यहाँ पर प्लेस की dQ ओवर dt। अब देन हम क्या करेंगे यहाँ पर dQ। अब ये स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि हम टर्म्स को क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर क्या किया कि ये जो Q की वैल्यू dQ यहाँ पे है, dQ ओवर ये Q की वैल्यू को हम यहाँ पर लेंगे dt की जगह पे और dt को हमने एक्सचेंज कर दिया Q के साथ, तो dt ओवर RC आ गया। अब देन हम देखें ये R कहाँ पे आएगा हमारे पास, इस C की जगह पे रीअरेंज किया। अब हम लेते हैं इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। फॉर टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स वी अप्लाइड द लिमिट्स। सो लिमिट्स क्या लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू चार्ज, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, चार्ज आ रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू चार्ज इंटीग्रेट करेंगे। सो स्टूडेंट्स हमने इस कैपिटल Q से पहले वैल्यू क्या थी, कैपिटल Q, जब टाइम 0 देन हमारे पास क्या है, क्योंकि फुली चार्ज था, पहले कैपेसिटर क्या है, फुली चार्ज है। देन हमारे पास जब टाइम t गुजरा तो चार्जिंग कम होती चली गई। पहले चार्ज हमारे पास फुल था कैपेसिटर का और ऐसा ऐसा जैसे टाइम पास हो रहा है नीचे की तरफ जो चार्जिंग है अब वो डिस्चार्ज हो रही। अब हमारे पास वैल्यू टाइम t पे क्या रह गई, Q रह गई। आफ्टर दिस द वैल्यू विल बी 0। अब हमने क्या किया, जब इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई की तो स्टूडेंट्स रिमेंबर कि जब लिमिट्स अप्लाई करेंगे Q क्या है, जब डिनोमिनेटर के अंदर, डिनोमिनेटर में हमारे पास जो वैल्यू है उसका न्यूमिनेटर में हमारे पास इंटीग्रेशन मौजूद हो, डेरिवेटिव मौजूद हो, देन हम क्या करते हैं, नेचुरल लॉ की फॉर्म में डिनोमिनेटर को लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन रूल। सो हमने क्या किया, ये लिमिट्स अप्लाई की और ये माइनस टी आ गया, क्योंकि स्टूडेंट्स 1 ओवर RC क्या है, RC हमारे पास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया और जो 1 है उस पर इंटीग्रेशन अप्लाई की। जब 1 पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, t, और ये माइनस साथ में वही आ जाएगा।
अब देन देखें कि जब हमने लिमिट्स अप्लाई की तो हमारे पास वैल्यू जो है वो क्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू माइनस टी ओवर, ये टी मल्टीप्लाई होगा 1 से, टी हो गया टी ओवर आर सी आ गया। अब इसी तरह नेचुरल लॉग हम देखे हैं, नेचुरल लॉग का हमारे पास क्या है रूल होता है कि जो हमारे पास सब्ट्रैक्शन होती है उसको डिवीजन में चेंज कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन को हम प्लस में चेंज कर सकते हैं। इसी तरह हमने यहाँ पर अप्लाई किया रूल, तो हमारे पास Q ओवर स्मॉल q ओवर कैपिटल Q हो गया और इस साइड पे हमारे माइनस टी ओवर आर सी आ गया। अब स्टूडेंट्स उसी तरह जैसे हमने चार्जिंग के अंदर जो है इसका एंटी लॉग लिया था आफ्टर टेकिंग द लॉग, हम इसी तरह एंटी लॉग जो है इसका लेंगे, तो टेकिंग एंटी लॉग द वैल्यू ऑफ लॉग विल बी डिलीटेड, यहाँ पर हमारे पास लॉग जो है वो एंटी लॉग से कैंसिल आउट हो गया, तो इक्वल टू एक्स, ये जो वैल्यू है ये किसमें चली जाती है आफ्टर एंटी लॉग, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो यहाँ पर जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने वैल्यू जो है इसकी लिख ली। अब देखें Q, ये Q इधर आके मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वल के राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पर Q इज इक्वल टू कैपिटल Q e रेज टू पावर माइनस टी ओवर आर सी। स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन ऑफ डिस्चार्जिंग कहलाती है, यानी इक्वेशन ऑफ डिस्चार्जिंग। इसी चार्जिंग इक्वेशन को अगर हम देखें तो हमने यहां पर देखा कि स्टार्ट में हमारे पास इनिशियल वैल्यू जो चार्ज कैपेसिटर की थी वो थी Q। आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही टाइम पास कर रहा है चार्जिंग की वैल्यू क्या है कम हो रही, क्योंकि कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। अब वैल्यू डिस्चार्ज हो रही, इनिशियल हमारे पास क्या थी Q थी, फाइनल हमारे पास क्या होगी वो हमने ये जो फाइंड कर ली है चार्ज की वैल्यू। तो जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इसमें दोनों में कॉमन चीज क्या आ रही है कैपिटल Q, तो Q को कॉमन लेंगे, रिमेनिंग इक्वेशन विल बी 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी ओवर आर सी के आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने देखा था कि Q इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, Q इज इक्वल टू सी ई के हमने रिलेशन ड्राइव किया। अब इसी रिलेशन को हम प्लेस करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास Q की जगह पे क्या आ गया CE। आप देख सकते हैं ये जो डिस्चार्जिंग की इक्वेशन हमारे पास आई है एज इट इज, जहां पर हमने चार्जिंग की जो इक्वेशन निकाली है ये वाली, और इसको हमने देखा था अंडरस्टैंड किया इस इक्वेशन के जरिए। अब देखें ये Q है, इस Q की जगह पे क्या आ जाएगा CE इंटू 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी ओवर आर सी के। अब ये सेम एज इट इज वही क्वेश्चन है चार्जिंग की जो हमने डिस्चार्जिंग के लिए ड्राइव किया है। अब ये क्या कंक्लूड कर रही है, ये शो कर रही है कि हमारे पास द टाइम फॉर द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग विल बी सेम, कि जितनी देर में चार्जिंग हो रही है उतनी देर में हमारे पास डिस्चार्जिंग भी हो रही है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देख ले हमारे पास जो इसकी ग्राफिकल फॉर्म क्या है, यानी ग्राफ के जरिए अंडरस्टैंड कर रहे हैं। आप यहाँ पर ग्राफ को देखेंगे कि जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया है, पहले हमारे पास इनिशियली क्या है चार्ज क्या है फिलअप है, चार्ज की वैल्यू ज्यादा है फुल है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स क्या होती जाएगी डिक्रीज होती जाएगी, लेकिन जीरो नहीं होगी। मैंने आपको कंडीशन बता दी कि चार्जिंग डिस्चार्जिंग की वैल्यू या चार्जिंग की वैल्यू जीरो करने के लिए या कंप्लीट चार्जिंग करने के लिए हमें इनफाइनाइट जो है वो टाइम रिक्वायर होता है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। सो यहाँ पर वैल्यू क्या डिक्रीज होती चली जाएगी आहिस्ता आहिस्ता जैसे टाइम पास कर रहा है। अब हम कहते हैं फॉर वन टाइम, एक दफा में जब टाइम की वैल्यू हमारे पास आर सी होगी तो देन हमारे पास 0.67 इज डिस्चार्ज। 0.67 जो है चार्ज का वो क्या है हमारे पास टोटल चार्जिंग का वो डिस्चार्ज हो जाएगा पार्ट 0.67 टाइम्स। और इसी तरह जो रिमेनिंग हमारे पास चार्ज बचेगा पहली दफा जब टाइम की वैल्यू आरसी थी तो रिमेनिंग चार्ज हमारे पास क्या होगा 0.33। अब ये वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट की, तो स्टूडेंट्स इसी रिलेशन के जरिए हमने ये वैल्यू कैलकुलेट की। सो यहां तक हमारे पास क्या है जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का जो हमारे पास टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। लेकिन रिमेंबर
ये अगर तो ये मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, लेकिन स्टूडेंट्स पिछले सेशन की वजह से कि उसमें हमारे पास अनएक्सपेक्टेड जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन उठाए गए। अब इसी तरह जैसा कि हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर के भी जितने भी हमारे पास टॉपिक्स थे, मोस्टली जो है सेकंड चैप्टर के अंदर जो है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को उठाता है, स्केलर प्रोडक्ट को उठाता है, लेकिन उन्होंने सडन जो है वो आपके पास टॉर्क को उठाया। अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, रूटीन वर्क के अंदर नहीं चल रहे और हम उनको माइनर समझते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जो अच्छा स्टूडेंट है वो इसको प्रिपेयर करेगा हर हवाले से। तो हमने यहाँ पर जो इसके अंदर छोटी छोटी चीजें देखी हैं, चार्जिंग की इक्वेशन देखी, डिस्चार्जिंग की इक्वेशन देखी, उसका सर्किट, उसकी ग्राफिकल फॉर्म, इसी तरह उसके अंदर टाइम कांस्टेंट क्या होता है, हमारे पास कंप्लीट चार्जिंग कब होती है, उसकी कंडीशन क्या होती है, हमने स्टूडेंट्स वो देखा। और इसी तरह टाइम कांस्टेंट क्या होता है, यानी टाइम कांस्टेंट क्या है, अगेन बताता चलो कि जब हमारे पास टाइम की वैल्यू RC हो जाती है देन 0.67 टाइम्स टू द CE, यानी चार्जिंग का 0.67 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इस टाइम को जिस पे हमारे पास वैल्यू चार्ज की इतनी हो जाती है उस टाइम को टाइम कांस्टेंट कहते हैं, क्योंकि वहां पर हमारे पास पोटेंशियल और चार्जिंग की वैल्यू इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर आ जाती है। तो ये हमने फिर उसके बाद देखा कि जो डिस्चार्जिंग है वो कैसे होती है, इक्वेशन ऑफ डिस्चार्जिंग देखी और उसका ग्राफ देखा। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये वैल्यू जो है ये याद रखने की बहुत जरूरत है कि डिस्चार्जिंग के वक्त फॉर वन टाइम, जब टाइम की वैल्यू RC है तो हमारे पास कितनी डिस्चार्जिंग होगी, ये मोस्टली एमडी कैट के अंदर पूछा जाता है टेस्ट के अंदर कि 0.67 टाइम डिस्चार्ज होगा फॉर वन टाइम व्हेन टाइम t इज इक्वल टू RC। सो रिमेनिंग अमाउंट विल बी डिस्चार्जिंग 0.33। स्टूडेंट यहाँ तक आपके पास जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। अगर कोई भी कंफ्यूजन होगी या क्वेश्चन होगा तो आप उसको डिस्कशन करेंगे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उसका आंसर देंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।